हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारत, लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग निर्माण उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा। किसी उद्योग की स्थापना के लिए जो जरूरी बातें होती हैं या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनमें कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन के साधनों का होना, श्रम के साधन जो हैं या श्रम शक्ति की उपलब्धता जो है ये होना, बाजार होना, पूंजी का होना और ऊर्जा संसाधन या शक्ति के साधनों का होना जरूरी है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व का होना ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, विश्वेश्वरैया लौह तथा इस्पात कारखाना, बोकारो इस्पात कारखाना। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना जो है 1918 में की गई है। टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना जो 1907 में की गई है। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट की स्थापना जो 1923 में की गई है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो 1964 में की गई है। तो यहाँ सबसे पहले स्थापना जो हुई है वो टाटा लौह इस्पात कंपनी की हुई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। तीसरा प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, उपयुक्त सभी। मुंबई में पहला सूती कारखाना जो है 1854 ईस्वी में कावसजी डावर के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर पहला सूती वस्त्र कारखाना लगाने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, तो यहाँ पर तैयार माल जो होता था यहाँ से दुनिया के अन्य भागों में भेजा जा सकता था। इसके अलावा मुंबई जो था वो कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित था, तो इसका भी एक लाभ यहाँ पर मिला। अंग्रेजों के समय से ही मुंबई जो है वित्तीय केंद्र के रूप में उभरा भी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये कारखाना जो है यहाँ पर स्थापित किया गया। तो यहाँ पर ये सभी कारण जो है इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो आंसर है यहाँ पर डी वाला, यानी उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता हावड़ा, कोलकाता रिसरा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कौन नगर। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र बिंदु कोलकाता हावड़ा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2023 में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। देखिए यहाँ पर 2023 का आंकड़ा पूछा है, तो वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर था और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता था। वहीं गन्ना उत्पादन की बात करें तो गन्ना उत्पादन के मामले में भी यूपी जो था वो पहले स्थान पर था। चूंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए वाला। छठवां प्रश्न है, उद्योगों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बृहद, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योग में व्यक्त किया गया है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को जो है बृहद, मध्यम, लघु और कुटीर में डिवाइड किया जाता है, ना कि सार्वजनिक, व्यक्तिगत और मिश्रित में। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। वहीं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को जो है सार्वजनिक, व्यक्तिगत, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही नहीं है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी एक और दो दोनों। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्योग होते हैं उनकी स्थापना गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट ही उनकी फंडिंग करती है और गवर्नमेंट ही उनका संचालन करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र में वो उपक्रम रखे जाते हैं जो कि सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ओएनजीसी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है जिसको भेल कहा जाता है, गेल है, एनटीपीसी है। ये सब कंपनियां जो हैं सामरिक और राष्ट्रीय महत्व की कंपनियां हैं।
तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 8वां प्रश्न है, भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में लौह उद्योग के न होने का प्रमुख कारण है? जनसंख्या घनत्व, कच्चा माल, बाजार, परिवहन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लौह उद्योग एक भारहीनास उद्योग है। इसमें लौह का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर होता है, जो कि एक भारहीनास वाला पदार्थ है। तो इसकी स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर लौह अयस्क नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लौह उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती है। तो इसका मेन रीजन है कच्चा माल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 9वां प्रश्न है, निर्मित उत्पादकों की प्रकृति पर आधारित उद्योगों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उद्योग शामिल नहीं है? धातुकर्म उद्योग, वन आधारित उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबद्ध उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग। निर्मित उत्पादकों की प्रकृति पर आधारित जो उद्योग हैं, इनमें 8 प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण है, जिनमें धातुकर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबद्ध उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग ये शामिल हैं। जबकि जो वन आधारित उद्योग है, ये कच्चे माल पर आधारित उद्योग का उदाहरण है। मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग जो है, ये उपभोग के आधार पर उद्योगों का उदाहरण है, न कि निर्मित उत्पादकों की प्रकृति के आधार पर। तो यहाँ पर आपका सेकंड और 5वां जो है गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा सी, केवल 2 और 5 यहाँ पर शामिल नहीं है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारहीनास उद्योग का उदाहरण नहीं है? चीनी उद्योग, लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन, वस्त्र उद्योग। चीनी, लुगदी और तांबा प्रगलन ये सभी भारहीनास उद्योग के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा माल है उसमें भारहीनास होता है। जबकि वस्त्र उद्योग भारहीनासी उद्योग नहीं है। इसमें कपास जो है, कपास में किसी प्रकार का भारहीनास नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों का केंद्रीकरण परिवहन मार्गों के केंद्र बिंदु होने के कारण हुआ। रेलवे लाइन बिछने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध कच्चे माल का उपयोग होता है और ये प्राय पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। आपको यहाँ बताना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और इनके आसपास जो उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है, उसके पीछे का मेन रीजन है कि ये सभी नगर जो हैं परिवहन मार्गों के नोड पॉइंट हैं, यानी केंद्र बिंदु हैं। इसी वजह से यहाँ पर इनके आसपास जो है उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये सही है। 1921 तक जो है देश के आंतरिक भागों में रेलवे लाइन का विस्तार होने लगा था। तो जब रेलवे लाइन का विस्तार 1921 के बाद आंतरिक भागों में होने लगा है, तो अब उद्योग जो होते हैं आंतरिक भागों में स्थानांतरित होने लगे हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध कच्चे माल के रूप में कपास का इस्तेमाल होता है, और कपास जो है भारहीनास वाली फसल नहीं है, यानी कपास की पूरी प्रक्रिया में इसका कहीं भी वजन कम नहीं होता है। तो ये जो उद्योग है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसकी स्थापना उन्हीं स्थानों पर की जाए जहां पर इसका कच्चा माल उपलब्ध है। इसकी स्थापना देश के किसी भाग में की जा सकती है, लेकिन फिर भी इसकी स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां पर आसपास मार्केट हो। तो खास करके जो बड़े नगर हैं जहां पर कपड़ों वगैरह की डिमांड रहती है, वहां पर इसकी अवस्थिति अच्छी समझी जाती है, वहां पर इन उद्योगों की अवस्थिति अच्छी समझी जाती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्राय पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। ये पिछड़े क्षेत्रों में नहीं, ये प्राय बड़े बड़े नगरों के समीप स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर आपका 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका बी वाला, केवल 2। 12वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल, निकेल और तांबा, क्रोमियम और ग्रेफाइट, बेंजीन व एसिटिलीन। स्टेनलेस स्टील को धब्बा रेत स्टील भी कहा जाता है, यानी इसमें जंग नहीं लगती है। इसे बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है, और कुछ मात्रा में इसमें कार्बन की मात्रा भी मिलाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 13वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। स्टेनलेस स्टील जो है लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। तो यहां पर आपका आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है,
भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी, स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। देखिए, भारत में जो भी लौह इस्पात संयंत्र हैं वो आपको पश्चिमी तट पर देखने को मिलते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ रीजन हैं जहाँ पर उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क है, ये सब मिलते हैं। और पश्चिमी तट जो है आपके मध्य भारत से रेलवे लाइन के जरिए जुड़ा हुआ भी है, और पश्चिमी तट से जो भी पत्तन वगैरह हैं उनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें होने की वजह से यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना यहाँ पर करवाई गई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 15वां प्रश्न है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? शोरा, शैल फास्फेट, कोककारी कोयला, उपयुक्त सभी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत का जो अधिकांश कोयला है वो गोंडवाना युग का कोयला है और गैर कोककारी श्रेणी का कोयला है। गैर कोककारी का मतलब ये है कि इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि कोककारी कोयले में इसकी ताप शक्ति ज़्यादा होती है और नमी की मात्रा अल्प होती है। तो हमारे यहाँ डिमांड रहती है कोककारी कोयले की, इसलिए हम लोगों को कोककारी कोयला जो है बाहर के देशों से आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। टिस्को जमशेदपुर को, बीएसएल भद्रावती को, एचएसएल दुर्गापुर को, एचएसएल भिलाई को। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना, जो टिस्को कंपनी है, टाटा का स्टील प्लांट जो है, उसकी स्थापना ऐसी जगह पर की गई है जहाँ पर लौह अयस्क और कोयले के जो रिजर्व हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। टिस्को प्लांट के लिए जो कोयला है वो बोकारो और झरिया खदानों से आता है। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर के लिए कोयला जो है रानीगंज की खदानों में उपलब्ध है, यानी यहाँ पर जो कोयला है वो रानीगंज की खदानों से आता है। भिलाई के लिए जो कोयला है, भिलाई वाला जो प्लांट है स्टील का, इसके लिए कोयला जो है कोरबा से आता है, कोरबा के आसपास इसके लिए कोयला उपलब्ध कराया जाता है। जबकि जो बीएसएल भद्रावती, बीएसएल जो प्लांट है यानी कि विश्वरैया इस्पात कारखाना जो है, जो कि भद्रावती में है, इसके पास लौह अयस्क का तो रिसोर्स है, इसको लौह अयस्क बाबा बुदन की पहाड़ियों में जो केमान गुंडी की खान है वहाँ से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आसपास कोई कोयले का अयस्क नहीं है, कोयले का रिजर्व नहीं है। तो कोयला रिजर्व ना होने की वजह से ये प्लांट जो है लकड़ी वाले कोयले की सहायता से चलाया जाता है, यानी ये चारकोल या फिर लकड़ी की सहायता से चलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी वीएसएल भद्रावती। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर, बोकारो। देखिए, यहाँ पर जमशेदपुर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि ना तो लौह अयस्क क्षेत्र में है ना ही कोयला क्षेत्र में है, लगभग दोनों के बीच में पड़ता है, यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर है लेकिन इन दोनों के बीच में ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 17 का ए वाला। 18वां प्रश्न है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटानगर। टाटा का जो स्टील प्लांट है ये टाटानगर या फिर जमशेदपुर के नज़दीक स्थित है। टाटानगर को जमशेदपुर भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंगरोधी इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समानुषंगी है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं और मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका राउरकेला वाला जो प्लांट है जो कि उड़ीसा में है, इसकी स्थापना सन 1959 में जर्मनी के सहयोग से की गई थी, ना कि रूस के सहयोग से। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, बाद बाकी यहाँ पे तीनों कथन जो है सही हैं। तो यहाँ पर आपका गलत वाला आंसर है ए वाला। तो आंसर है यहाँ पर ए। 20वां प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड।
भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1955 में पूर्व सोवियत संघ या फिर रूस के सहयोग से की गई थी। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है 1959 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 21वां प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है रूस के सहयोग से की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, और 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? चाय, जूट, लौह एवं इस्पात, चीनी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने चाय के व्यापार से करीब $756 मिलियन की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वहीं जूट के व्यापार से $371 मिलियन की मुद्रा अर्जित की है। लौह इस्पात से जो है $4,897 मिलियन की अर्जित की है। चीनी के व्यापार से $2969 मिलियन की कमाई अर्जित की है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा योगदान जो है लौह इस्पात उद्योग का है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई, मध्य प्रदेश, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर, झारखंड, राउरकेला, उड़ीसा। देखिए भिलाई जो है ये एमपी में नहीं है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सीजी में पड़ता है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। 24वां प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह की आपूर्ति होती है? क्योंझर से, डल्ली राजहरा से, केमानगुंडी से, मयूरभंज से। राउरकेला का जो इस्पात संयंत्र है इसको लौह इस्पात की जो आपूर्ति है ये क्योंझर या फिर इसको केंदुझर कहा जाता है, और सुंदरगढ़ की जो खाने हैं वहां से इसको लौह की आपूर्ति होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 25वां प्रश्न है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, भिलाई, दुर्गापुर, भद्रावती, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, कुल्टी, वर्णपुर, विशाखापट्टनम, सेलम। आज़ादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 26वां प्रश्न है, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल, भद्रावती। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भद्रावती वाला स्टील प्लांट है ये कोयला क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसी वजह से यहाँ पर लकड़ी वाले कोयले का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर चारकोल और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 26 का डी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह प्राप्त करते हैं। सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में 1982 में चालू किया गया। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए जो बोकारो और राउरकेला संयंत्र हैं, तो यहां पर बोकारो संयंत्र की स्थापना इस आधार पर की गई थी कि कॉस्ट कटिंग की जा सके, यानी कि यहां पर वित्तीय बचत की जा सके। अब यहां पे होता क्या है कि यहां पर जो बोकारो और राउरकेला वाली जो रेलवे लाइन है, इसके जरिए राउरकेला के जो भी अयस्क क्षेत्र हैं वहां से यहाँ पर लौह मिलता है। तो राउरकेला से ट्रेन जो है राउरकेला वाले प्लांट के लिए फिर बोकारो वाले प्लांट के लिए लौह लेकर आती है। जब वो ट्रेन यहाँ से वापसी में जाती है तो बोकारो की खानों से कोयला लेते हुए राउरकेला तक जाती है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है तमिलनाडु में 1982 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। आंसर है आपका सी वाला, एक और दो दोनों। 28वां प्रश्न है, एकीकृत इस्पात कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन के लिए 1973 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को लौह की प्राप्ति डल्ली राजहरा से प्राप्त होती है। विशाखापट्टनम में स्थित विजाग इस्पात संयंत्र भारत का पहला पत्तन आधारित संयंत्र है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो के संयंत्र आ जाते हैं। तो इन सबके प्रबंधन के लिए 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल कंपनी की स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। दुर्गापुर संयंत्र के लिए लौह की प्राप्ति जो है झारखंड की नुआ मुंडी की खानों से होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला सही है। विशाखापट्टनम में स्थित विजाग इस्पात संयंत्र जो है
ये भारत का पहला पत्तन आधारित संयंत्र है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है, तो आंसर है डी, केवल थर्ड। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया। भिलाई और राउरकेला में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्माण पर आधारित थी। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला वाला कथन आपका गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो पहला लोहा इस्पात कारखाना है ये 1918 में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थापित किया गया था, न कि झारखंड में। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद होने पर उस समय के जो नीति निर्माता थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि जो बड़े बड़े उपक्रम हैं, जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनकी स्थापना उन क्षेत्रों में की जाए जो कि पिछड़े हुए हैं, ताकि वहाँ पर उन लोगों का विकास भी किया जा सके। तो इसी आधार पर ये संयंत्र जो हैं दूर दराज के इलाकों में स्थापित करवाए गए थे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका ए, केवल एक। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों में भारत में प्राचीन उद्योग है? जूट, सूती वस्त्र, चाय, चीनी। भारत का प्राचीनतम जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 31वां प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पर पाए जाते हैं? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, सलेम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के आधे से अधिक सूती वस्त्र के कारखाने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 32वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। यहाँ पे कथन में कहा गया है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें पहले वाले कथन की, तो पहला वाला कथन गलत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुंबई जो है ये भारत में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, और मुंबई को इसी वजह से कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका कथन गलत हो जाएगा। यहाँ कारण सही है, अहमदाबाद जो है कपास उत्पादक क्षेत्र के समीप स्थित है, इसलिए यहाँ पर कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला। 33वां प्रश्न है, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला, इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। सेकंड, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, तमिलनाडु की बात कर लें तो तमिलनाडु में सबसे पहला कारण तो यह है कि यहाँ पर सस्ती जल विद्युत शक्ति है। दूसरा कारण यहाँ पर यह है, यहाँ पर कताई मिलों की संख्या भी ज़्यादा है, और आसपास का यहाँ पर लेबर भी सस्ता श्रम यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें काली मिट्टी की, तो जैसा कि आप भूगोल में पढ़ चुके हैं, काली मिट्टी जो दक्कन पठार पर पाई जाती है। तो दक्कन पठार से लगे हुए जो जो राज्य हैं उनमें काली मिट्टी की प्रधानता है। काली मिट्टी यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलती है। यहाँ पर सेकंड वाला रीजन सही है, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला, केवल 2। 34वां प्रश्न है, कथन यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता है। आपको यहाँ पर सही तथ्य की पहचान करनी है। देखिए, कथन बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है। कपास की खेती जो काली मिट्टी में की जाती है। तो दक्कन पठार वाले जो रीजन है, महाराष्ट्र, गुजरात या उसके आसपास के जो रीजन है, वहाँ पर प्रमुखतः कपास की खेती की जाती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कपास की खेती इन क्षेत्रों में किए जाने के बावजूद भी जो सूती वस्त्र उद्योग है वो पूरे देश में फैला हुआ है। इसका मेन कारण ये है कि सूती वस्त्र उद्योग में जो कच्चा माल है वो अपना भार ह्रास नहीं करता है, उसका वजन कम नहीं होता है। तो यहाँ पर कथन और कारण जो है दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला, कथन सही है और कारण भी सही है। 35वां प्रश्न है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लॉस्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। देखिए, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाया गया था। हालांकि कुछ समय के बाद ये बंद हो गया था।
तो ये पहला जो है असफल प्रयास रहा है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। 36वां प्रश्न है, भारत में प्रथम सफल कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? कलकत्ता, बड़ौदा, बंबई, अहमदाबाद। भारत में प्रथम सफल कपास मिल या सूती कपड़ा मिल की स्थापना वर्ष 1854 में काबसजी डावर के द्वारा बंबई में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 37वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में केंद्र दिए गए हैं, सूची 2 में उद्योग दिए गए हैं। काकीनाडा, देखिए काकीनाडा जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है और काकीनाडा जो है जूट उत्पादन के लिए फेमस है। विरुधनगर जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में है ये। और विरुधनगर जो है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। चन्नापाटना जो है ये कर्नाटक में है और ये जो है रेशम के लिए फेमस है। भदोई यूपी में है और ये कालीन के लिए फेमस है। भदोई जो है यूपी में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आंसर है यहां पर बी वाला। 38वां प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर है, साथ ही साथ गन्ना उत्पादन के मामले में भी पहले स्थान पर है। तो इसी वजह से यूपी को जो है चीनी का कटोरा या फिर शक्कर का प्याला कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 39वां प्रश्न है, गन्ने के प्रजनन का कार्य किया जा रहा है लखनऊ में, शाहजहांपुर में, श्रावस्ती में, कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना 1912 ईस्वी में कोयम्बटूर में की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 40वां प्रश्न है, भारत में पेट्रो रसायन उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सेल रसायनों का केंद्र गुजरात है। भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। भारत में सेल रसायनों का प्रमुख केंद्र गुजरात नहीं है बल्कि ये मुंबई है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत है। देखिए पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है ये भारत सरकार और बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला जो कथन है, मुंबई में पहला रासायनिक उद्योग नेफ्था पर आधारित था जो कि वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था और इसका नाम है द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी गलत है। यहां पर आपके तीनों ही कथन गलत हैं। तो आंसर है आपका डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 41वां प्रश्न है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? नेफ्था, जिप्सम, सल्फर, कास्टिक सोडा। देखिए उर्वरक उद्योग में नेफ्था की आवश्यकता पड़ती है, जिप्सम की भी पड़ती है, सल्फर भी पड़ती है। कास्टिक सोडा इसका कच्चा माल नहीं है। तो सही आंसर है यहां पर डी वाला। 42वां प्रश्न है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था सामरिक, पर्यावरणीय, सरोकार से संबंधित उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई। नई नीति के अनुसार बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1991 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक रिफॉर्म लाया गया जिसके तहत एलपीजी अप्रोच को अपनाया गया, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के अप्रोच को अपनाया गया। तो इस रिफॉर्म के तहत जो 1991 में औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। केवल 6 सेक्टर ऐसे थे जिनमें लाइसेंस की आवश्यकता थी और ये सेक्टर जो थे सामरिक और पर्यावरणीय सरोकार वाले थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। सेकंड वाला यहाँ पर यह भी सही है कि नई नीति के अनुसार जो बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए अब किसी उद्योग की जो पूर्व सहमति है लेने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर सी, 1 और 2 दोनों। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण का एक अर्थ भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेश कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को जो संसार की अर्थव्यवस्था है या विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ एकीकृत करना। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत के संदर्भ में अगर वैश्वीकरण को देखें तो इसका मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोल देना ताकि अन्य देशों की कंपनियां यहाँ पर आके व्यापार कर सकें। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है, साथ ही साथ हमें एफडीआई इत्यादि का भी लाभ मिले। तो यहाँ पर आपके एक और दो दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सी, एक और दो दोनों। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा जाता है। सेकंड, औद्योगिक नीति में उदारता केवल बहुराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यानी यहां पर गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, किसी भी देश के लिए एफडीआई जो है वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करने की एक अहम भूमिका निभाता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आर्थिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए घरेलू निवेश जो है इसके पूरक के रूप में देखा गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। औद्योगिक नीति में जो उदारता बरती गई है वो केवल बहुराष्ट्रीय निवेशकों के लिए नहीं है बल्कि घरेलू निवेशकों के लिए भी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो सेकंड वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच। देखिए, कोलकाता हुगली क्षेत्र में टीटागढ़ पड़ता है, वहीं आपका जो शिवकाशी है ये बंगलुरु तमिलनाडु रीजन में पड़ता है, यानी बंगलुरु और तमिलनाडु जो रीजन है उसमें पड़ता है ये। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। तो यहां पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पे बी सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर है आपका बी वाला। 46वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? छोटा नागपुर प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, मदुरै कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश, कोलकाता हुगली प्रदेश। जैसा कि आपको बताया था कि शिवकाशी रीजन जो है बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन में पड़ता है, तो ये मदुरै कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में पड़ेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 47वां प्रश्न है, कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? बागान कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश के आधार हैं, या गुंटूर तिरुवनंतपुरम तथा कोलम जिलों के मध्य फैला हुआ है। इस प्रदेश में पेट्रोलियम आधारित उद्योग नहीं है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश में तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाय, एर्नाकुलम, अलपुजा जैसे जिले शामिल हैं। बागान कृषि और जल विद्युत जो हैं इस प्रदेश को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर गुंटूर जो है ये शामिल नहीं है, गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ये जो प्रदेश है खनिज पेटी से दूर है, इस वजह से यहाँ पर कृषि उत्पाद के प्रक्रमण उद्योग फले फूले हैं। इस प्रदेश में कोच्चि में रिफाइनरी है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है इस प्रदेश में पेट्रोलियम आधारित उद्योग नहीं है, जो कि गलत है क्योंकि कोच्चि में यहाँ पर एक रिफाइनरी की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए, केवल 1। 48वां प्रश्न है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रदेश के उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। इस प्रदेश की विशेषता सॉफ्टवेयर उद्योग की वृद्धि है। इस प्रदेश में पेट्रो रासायनिक उद्योग भी हैं। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। चूंकि गुरुग्राम दिल्ली मेरठ जो औद्योगिक प्रदेश है ये खनिज बेल्ट से दूर है, यहाँ पर किसी प्रकार के खनिज संसाधन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से यहाँ के उद्योग जो हैं छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। तो पहला वाला सही है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा मथुरा रीजन में एक रिफाइनरी भी है, उसका भी लाभ इसको मिलता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला भी सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों ही सही है, तो आंसर है आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। 49वां प्रश्न है, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रदेश को ऊर्जा गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र से प्राप्त होती है। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ इसी औद्योगिक प्रदेश में हुआ था। विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र में नुआ मुंडी लोहा इसका प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, ये जो औद्योगिक प्रदेश है ये विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है।
इस प्रदेश को ऊर्जा जो है गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र से प्राप्त होती है। यहाँ पर पहला वाला सही है। यहाँ पर जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ इसी औद्योगिक प्रदेश में स्टार्ट हुआ था और ये प्रारंभ जो 1941 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। विशाखापट्टनम में जो लोहा इस्पात संयंत्र है उसे लोहे का जो अयस्क है वो नोआमुंडी खान से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला खान है वहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 और 2 सही है, तो सही आंसर है बी, केवल 1 और 2। 50वां प्रश्न है, गुजरात औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभा सेवा पत्तन ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया। गुजरात औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रो रासायनिक उद्योगों की अधिकता है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यानी आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं गुजरात औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वो अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में है, लेकिन यह प्रदेश जो है दक्षिण में वलसाड से लेकर सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला हुआ है। इस प्रदेश का जो औद्योगिक विकास है वो 1860 में यहाँ पर सूती मिल की जब स्थापना हो गई उसके बाद यहाँ पर विस्तार इसका हुआ है। कांडला यहाँ का प्रमुख पत्तन है, ना कि नाभा सेवा। यहाँ का प्रमुख पत्तन कांडला है। नाभा सेवा पत्तन जो है मुंबई में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। सेकंड वाला यहाँ पर सही है। गुजरात औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रो रासायनिक उद्योगों की यहाँ पे अधिकता है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे पहला वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका ए, केवल 1। 51वां प्रश्न है, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश विद्युत आपूर्ति के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर आधारित है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखिए, चूंकि ये क्षेत्र जो है कपास उत्पादक क्षेत्र है, तो कपास उत्पादक क्षेत्र होने की वजह से सूती वस्त्र उद्योग ने यहाँ पर सबसे पहले पैर जमाए थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत है। चूंकि ये क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्रों से दूर है, तो कोयला क्षेत्रों से दूर होने की वजह से इस प्रदेश का जो विकास है वो पायकारा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के बाद हुआ है। और पायकारा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है 1932 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2। 52वां प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हुगली औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के किनारे बसा, उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक फैला है। कोलकाता तथा हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र हैं। इस प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक समूहन 1855 में पहली जूट मिल की स्थापना से हुआ। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ सही है। ये जो प्रदेश है ये हुगली नदी के किनारे बसा, उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक फैला हुआ है। कोलकाता और हावड़ा जो है यहाँ के औद्योगिक प्रदेश के मुख्य केंद्र हैं। तो यहाँ सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर जो आधुनिक औद्योगिक समूहन है ये 1855 में पहली बार यहाँ पर जब जूट मिल की स्थापना हुई है उसके बाद प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर जूट मिलें जो हैं हावड़ा और भटपारा में हैं। हावड़ा के साथ साथ यहाँ पे भटपारा में भी हैं। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, यानी 1, 2 और 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।